दोपहर की कड़कती धूप में करोड़पति माँ वीआईपी कार में बैठकर जा रही थी और उनका 12 साल का बेटा रोड पर भीख मांग रहा था। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या थी? ये कहानी शुरू होती है एक करोड़पति महिला की जिंदगी के उस पल से जब उनकी चमचमाती हुई शीशे वाली वीआईपी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और उनकी नजरें सामने फुटपाथ पर पड़ते ही जैसे थम सी गई। यह सिर्फ एक ठहराव नहीं था, यह वक्त का रुक जाना था। करोड़ों की मालकिन बड़ी कंपनी की सीईओ स्नेहा हर रोज इसी रास्ते से गुजरती थी, पर आज का दिन अलग था। फुटपाथ पर एक महिला कुचैला लगभग 12 साल का लड़का हाथ में एक प्लास्टिक का कप लिए टूटी फूटी हिंदी में लोगों से गुजारिश कर रहा था। उसके चेहरे पर धूल की परत थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो स्नेहा को कुछ याद दिला रही थी, कुछ बहुत गहरा और भूला हुआ। लड़का भूखा लग रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट में एक नाजुक सा आकर्षण था जो किसी भी अच्छी परवरिश वाले बच्चे में हो सकता है। स्नेहा का दिल जोर से धड़का। यह सिर्फ दया नहीं थी, यह एक अनाम खिंचाव था, एक ऐसा भावनात्मक कनेक्शन जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। 8 साल पहले उसने अपना इकलौता बेटा खो दिया था, जो एक भीड़ भाड़ वाले मेले में अचानक गायब हो गया था। पुलिस, खोज, इनाम सब बेअसर चला गया। आज भी उस बेटे की याद एक गहरी तीस बनकर उसके साथ रहती थी। वह बार बार खुद को समझाती, नहीं, यह नहीं हो सकता। दुनिया में लाखों बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे की आंखें उसे जाने नहीं दे रही थी। उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी रोके रखे। क्या स्नेहा अपनी वीआईपी कार की कांच नीचे करेगी? स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कार का शीशा नीचे किया। शहर के शोर, हॉर्न और इंजन की आवाज के बीच उस लड़के की दर्द भरी आवाज साफ सुनाई दी। वह हर गुजरने वाले पर अपनी उम्मीद भरी नजर डाल रहा था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा ने हल्की और सहमी हुई आवाज में पूछा। लड़के ने सिर उठाया। उसकी आंखें पहले थोड़ी सहमी, फिर उसमें चोट खाने वाला एक संकोच आया। शायद उसे लगा कि यह अमीर महिला उसे भीख देने की बजाय कोई और सवाल पूछेगी। राजू, उसने लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया। मुझे खाना चाहिए मैडम, बहुत भूख लगी है। राजू, यह नाम उसके बेटे का नहीं था। स्नेहा ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वह बेवजह की भावनाओं में बह रही है। लेकिन जब राजू ने अपने मैले कुर्ते की आस्तीन ऊपर उठाई और अपने सूखे होठों को जीभ से गिला किया, तो स्नेहा की नजर उसकी कलाई पर गई। वहां एक छोटा सा धुल्ला निशान था, एक छोटी सी चोट का निशान जो शायद सालों पहले लगा होगा। स्नेहा को याद आया कि उसके बेटे को बचपन में खेलते समय ठीक उसी जगह पर चोट लगी थी। यह इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन यह दिल को चीर देने वाला इत्तेफाक था। यह बच्चा कोई आम भिखारी नहीं लग रहा था। उसकी हिंदी में थोड़ी सी अटपटी जुबान थी जो शायद यह बताती थी कि यह उसका पहला माहौल नहीं है। स्नेहा ने उसे कुछ नोट दिए और बिना कुछ कहे शीशा ऊपर चढ़ा लिया। यह अजीब सी बेचैनी उसे सता रही थी। क्या यह सिर्फ एक याद थी या कोई संकेत? अगले कुछ दिनों तक स्नेहा की रातों की नींद उड़ गई। वह बार बार उस बच्चे की आंखों और उसकी कलाई के निशान के बारे में सोचती रहती। वह अपनी कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मीटिंग में भी खोई खोई रहती थी। उनका सीईओ दिमाग जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है, पर उनका माँ का दिल इनकार कर रहा था। वह जानती थी कि अगर वह इस शक को दूर नहीं करेंगी तो वह कभी शांति से नहीं जी पाएंगी। वह अपनी वीआईपी लाइफ स्टाइल से एक कदम पीछे हटी और एक गुमनाम जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उसने अपने सबसे विश्वास पर्सनल असिस्टेंट आलोक को बुलाया। आलोक, उसने कहा, मुझे एक काम करवाना है जिसमें पूरी गोपनीयता चाहिए। वह सिग्नल याद है जहां मैं रोज रुकती हूँ? उस बच्चे के बारे में पता लगाओ जो वहां भीख मांगता है। आलोक थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने सवाल नहीं किया। वह स्नेहा की व्यक्तिगत पीड़ा के बारे में जानता था। पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है, उसके साथ कौन है और यहाँ कब से है। मुझे पूरी और सच्ची जानकारी चाहिए। स्नेहा ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में एक कोने में एक छोटा सा जीवन उसके लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया था। वह जानती थी कि इस खोज में उसे भावनात्मक रूप से मजबूत रहना होगा। क्या यह खोज उसे खुशी देगी या एक और बड़ा दुख? आलोक ने अपना काम शुरू कर दिया। एक करोड़पति की सीईओ के लिए सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन भावनात्मक सच्चाई तक पहुंचना एक अलग बात थी। आलोक ने पहले खुद उस सिग्नल पर समय बिताया। उसने राजू को देखा, वह बच्चा जो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल सड़क पर गुजार रहा था।
राजू को भीख मांगते हुए देखना शिक्षात्मक था। वह सिर्फ भीख नहीं मांगता था, वह लोगों से हल्की बातें करता था, उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ छोटे मोटे कर्तव्य करने की कोशिश करता था। यह दिखाता था कि वह शायद इस काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। आलोक को पता चला कि राजू एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहता है, जहां वह एक बुजुर्ग महिला के साथ रहता है, जिसे वह दादी कहता है। यह महिला शायद उसकी असली रिश्तेदार नहीं थी, पर वे दोनों एक दूसरे के सहारे थे। दादी बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहती थी। राजू ही उनका सहारा था। आलोक ने यह भी पता लगाया कि राजू यहाँ पिछले 4 सालों से रह रहा है। इससे पहले वह कहाँ था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। स्नेहा को जब यह रिपोर्ट मिली तो 4 साल की बात सुनकर उसकी उम्मीद को झटका लगा। उनका बेटा तो 8 साल पहले गायब हुआ था, लेकिन दिल का खिंचाव और निशान अभी भी रहस्य बना हुआ था। स्नेहा को अब इस बच्चे से सीधे बात करनी होगी, पर कैसे? स्नेहा ने अपनी पहचान छिपाकर राजू से मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह करोड़पति महिला का अचानक भीख मांगने वाले बच्चे से बात करना संदिग्ध लग सकता है। अगले दिन वह एक साधारण सूट में, बिना मेकअप के और बिना वीआईपी कार के, एक सामान्य कैब में उस झुग्गी झोपड़ी इलाके के पास गई। उसने आलोक को दूर रहने को कहा और खुद ही छोटे छोटे कदमों से उस अंधेरी गली की ओर बढ़ी जहां राजू और उसकी दादी रहते थे। जब वह वहां पहुंची तो राजू अपनी दादी को पानी पिला रहा था। दादी खांस रही थी और राजू बहुत प्यार और देखभाल से उनका ध्यान रख रहा था। यह दृश्य देखकर स्नेहा की आंखें भर आईं। यह शिक्षात्मक था कि विषम परिस्थितियों में भी एक बच्चा इतना जिम्मेदार और दयालु हो सकता है। स्नेहा ने आवाज दी, राजू, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? राजू ने घूम कर देखा। वह स्नेहा को पहचान नहीं पाया। वह बिना वीआईपी चकाचौंध के एक साधारण पर सुंदर महिला लग रही थी। आप कौन है मैडम? क्या आपको दादी के लिए कोई काम है? राजू ने पूछा। नहीं बेटा, स्नेहा ने कहा, मैं बस एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पता चला है कि तुम यहाँ अपनी दादी की बहुत सेवा करते हो। स्नेहा का झूठ उस बच्चे की सच्चाई जानने के लिए जरूरी था। राजू की ईमानदार आंखें स्नेहा को एक बार फिर खींच रही थी। अब स्नेहा को उसका अतीत कुदेरना होगा। स्नेहा ने कुछ खाने पीने का सामान और दवाइयां लाकर दादी को दी। दादी ने स्नेहा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। स्नेहा ने धीरे से बात शुरू की, राजू, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम अपनी दादी के पास कब से हो? राजू ने जमीन की ओर देखते हुए जवाब दिया, मुझे ठीक से याद नहीं मैडम, मैं बहुत छोटा था। दादी कहती हैं कि एक बड़े स्टेशन पर मैं उन्हें मिला था। मैं खो गया था। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? जैसे तुम्हारा पहला घर, तुम्हारे माता पिता? स्नेहा की आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। राजू ने उदास होकर सिर हिलाया। बस धुंधली यादें, एक बड़ा ठंडा कमरा और एक गाना जो मेरी माँ मेरे लिए गाती थी, और एक छोटी सी कार जिसमें मैं हमेशा खेलता था। स्नेहा के दिल में हजारों घंटियां बज उठी। बड़ा ठंडा कमरा, वह उनकी अत्याधुनिक सेंट्रल एयर कंडीशन का हो सकता था। छोटी कार, उसका बेटा हमेशा एक रिमोट कंट्रोल वाली लाल रंग की स्पोर्ट कार में खेलता था। और वह गाना, क्या तुम्हें उसकी कोई धुन याद है? स्नेहा ने लगभग सांस रोकते हुए पूछा। यह सवाल हूक था, क्योंकि यह सीधा उसके दिल पर चोट कर रहा था। राजू ने कुछ देर सोचा और फिर एक अधूरी टूटी हुई धुन गुनगुनाई। वह बिल्कुल वही रोरी थी जो स्नेहा अपने बेटे को सुनाने के लिए गाया करती थी। एक ऐसी धुन जो उसने खुद बनाई थी और जो सिर्फ उन दोनों के बीच थी। स्नेहा का शरीर सिहर उठा। अब यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। लोरी की धुन सुनकर स्नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह तुरंत मुंह फेरकर उन्हें पोंछती है ताकि राजू को कोई शक ना हो। यह इमोशनल पल था जब तर्क और भावनाएं आपस में टकरा रही थी। राजू ने पूछा, क्या हुआ मैडम? क्या यह धुन बुरी है? नहीं बेटा, यह बहुत प्यारी है। स्नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, यह धुन, यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। स्नेहा ने खुद को फिर से एक झूठ की परत में लपेटा। अब स्नेहा को पूरा विश्वास हो चुका था कि राजू ही उसका बेटा है। निशान, धुन और उसका स्वभाव सब कुछ जुड़ रहा था, लेकिन वह कैसे समझाएगी कि वह उसकी माँ है? राजू ने 8 साल भीख मांग कर संघर्ष करके गुजारे थे। वह अचानक एक अमीर महिला पर कैसे विश्वास करेगा? स्नेहा ने शांत और संयमित रहने का फैसला किया। यह शिक्षात्मक था कि सच्चाई को एक झटके में सामने लाना खतरनाक हो सकता है। उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाना होगा। उसने राजू से कहा, देखो राजू,
तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती हूँ। तुम स्कूल जाओगे और मैं तुम्हारी दादी की देखभाल के लिए भी इंतजाम करूंगी। यह वास्तविक कदम था जो राजू के जीवन को बदलने का पहला चरण था। क्या राजू इस नए प्रस्ताव को मानेगा? राजू ने थोड़ा संकोच किया। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत से धोखे देखे थे। अचानक कोई अमीर महिला आकर इतना बड़ा वादा कर रही थी। उसे यह अविश्वसनीय लगा। मैडम, आप क्यों करना चाहती हैं? राजू ने सीधा सवाल किया। लोग भीख देते हैं पर कोई इतना बड़ा काम नहीं करता। उसका सवाल वास्तविकता पर आधारित था। स्नेहा को उसका संदेह अच्छा लगा। यह दर्शाता था कि वह समझदार है। राजू, देखो, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, पर शांति नहीं है। दूसरों की मदद करने से मुझे मन की शांति मिलती है। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहती हूँ। राजू ने अपनी दादी की ओर देखा। दादी ने धीमी आवाज में कहा, राजू, ये मैडम अच्छी लग रही हैं, मौका मत छोड़ो। राजू ने मन में सोचा, अगर वह पढ़ लिख गया तो दादी का बेहतर ख्याल रख पाएगा। उसने सिर हिलाया। ठीक है मैडम, मैं स्कूल जाऊंगा। स्नेहा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ स्कूल जाना नहीं था, यह उसके बेटे की जिंदगी में वापस आने का पहला कदम था। उसने राजू और दादी के लिए एक छोटी सी साफ सुथरी जगह किराए पर ली और दादी के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया। लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा? स्नेहा ने राजू का एडमिशन शहर के एक सामान्य पर अच्छे स्कूल में करवाया। उसने जानबूझकर इसे वीआईपी स्कूल में नहीं डाला ताकि वह अचानक के बदलाव से घबरा न जाए और वास्तविकता को समझे। राजू ने स्कूल जाने से पहले संकोच किया। 8 साल की सड़कों की जिंदगी के बाद क्लासरूम उसे एक अजनबी दुनिया लग रही थी। वह बाकी बच्चों से अलग दिखता था। वह उनसे अधिक संजीदा था। पहले दिन जब वह क्लास में बैठा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। सभी बच्चे उसकी ओर देख रहे थे। टीचर ने उसका नाम पूछा और जब उसने धीमी आवाज में राजू कहा तो उसे लगा जैसे वह कोई और है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू हुई, राजू का कुशाग्र दिमाग काम करने लगा। वह बहुत जल्दी चीजें सीख रहा था। उसकी सीखने की ललक यह दिखाती थी कि उसके अंदर ज्ञान की भूख थी। स्नेहा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। यह शैक्षिक पहलू था जिसने उसे और मजबूत किया कि राजू ही उसका बेटा है, क्योंकि उसके बेटे का आईक्यू भी बहुत हाई था। शाम को जब वह घर आया तो उसने अपनी दादी को पूरी उत्साह से स्कूल की बातें बताई। दादी बहुत खुश हुई। स्नेहा दूर से इस बदलाव को देख रही थी। क्या राजू की पढ़ाई उसे उसकी मां तक पहुंचाएगी? राजू को स्कूल जाते हुए 2 महीने हो गए थे। वह अब पहले से ज्यादा साफ सुथरा रहता था और उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। स्नेहा रोज उसे दूर से देखती थी पर करीब जाने से डरती थी। वह अब भी सामाजिक कार्यकर्ता का रोल निभा रही थी। राजू उसे आदर देता था पर उनके बीच एक भावनात्मक दूरी थी। राजू के लिए एक अमीर दयालु अजनबी थी, मां नहीं। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत करके राजू से पूछा, राजू, क्या तुम्हें कभी गुस्सा आता है? मतलब जब तुम सड़कों पर थे तो कभी तुमने अन्याय महसूस किया? राजू ने गहरी सांस ली। हाँ मैडम, बहुत बार। पर मुझे दादी ने सिखाया कि गुस्से से कुछ नहीं मिलता। हमें हालातों को बदलना चाहिए, न कि लोगों पर गुस्सा करना चाहिए। यह परिणामवादी और शांत जवाब स्नेहा के लिए एक हुक था। उसका बेटा बचपन में भी बहुत शांत और तर्कसंगत था। यह गुण उसे स्नेहा के परिवार से मिला था। स्नेहा ने उससे पूछा, तुम्हारे सबसे प्रिय खिलौने के बारे में कुछ याद है? यह एक भावनात्मक जाल था। राजू की आंखें चमक उठी। हाँ, एक छोटी लाल रंग की कार और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वह खो गई। उसने उदास होकर कहा। स्नेहा को पता था कि यह वही कार थी जो उसके बेटे को उसके जन्मदिन पर मिली थी। अब स्नेहा के पास मां होने का सबूत बढ़ने लगा था। स्नेहा जानती थी कि अब उसे उसकी दादी से बात करनी होगी। दादी उस गरीब बूढ़ी महिला ने 8 साल तक उसके बेटे की देखभाल की थी। यह शिक्षात्मक था कि गरीबी में भी मानवता जिंदा रहती है। एक शाम जब राजू स्कूल गया था, स्नेहा दादी के पास आई। उसने दादी को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। उसका बेटा 8 साल पहले खो गया था और अब उसे विश्वास है कि राजू ही उसका बेटा है। दादी ने शांत भाव से स्नेहा की बात सुनी। मुझे पता था विद्या, दादी ने नम आंखों से कहा। जब मुझे स्टेशन पर राजू मिला था तो उसके कपड़े महंगे थे। उसकी बॉडी लैंग्वेज भीख मांगने वाले बच्चे की नहीं थी, वह अलग था। दादी ने बताया कि उन्हें राजू का असली नाम नहीं पता था।
इसलिए उन्होंने राजू नाम दिया। वो अक्सर रोता था और अपनी मम्मी को याद करता था। मैं गरीब थी पर मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने उसे मेहनत करना सिखाया। स्नेहा ने दादी के हाथों को थाम लिया और दिल से आभार व्यक्त किया। आपने मेरे बेटे को जिंदा रखा, मैं आपकी आभारी हूँ। दादी ने कहा, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे सब बता दो। सच्चाई को कब तक छुपाओगी? दादी की सलाह ने स्नेहा को शक्ति दी। अब स्नेहा को राजू को सच्चाई बताने के लिए एक भावनात्मक पल बनाना होगा। स्नेहा ने अब सच्चाई बताने की तैयारी शुरू की। वह जानती थी कि यह एक भावनात्मक विस्फोट होगा राजू के लिए। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पहचान एक झटके में बदल जाएगी। उसने आलोक से कहकर एक फाइल तैयार करवाई जिसमें उसके बेटे की बचपन की तस्वीरें, उसकी जन्म कुंडली और सबसे महत्वपूर्ण उसकी कलाई के निशान का डॉक्टर का रिकॉर्ड था। यह सब वास्तविक और अकाट्य प्रमाण थे। अगले दिन उसने राजू को अपने नए दफ्तर में बुलाया। यह दफ्तर उसने सिर्फ उससे मिलने के लिए बनवाया था ताकि वह शांत और सुरक्षित महसूस करे। जब राजू आया तो उसने दफ्तर की साफ सफाई और साधारण सजावट देखी। वह थोड़ा सहज हुआ। स्नेहा ने चाय का कप उसके सामने रखा और पूछा, राजू, क्या तुम खुश हो? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैडम, अब मैं भीख नहीं मांगता, मैं पढ़ता हूँ। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। स्नेहा के दिल को गहरी चोट लगी। वह उसे नहीं बताना चाहती थी कि वह पहले से ही उसकी जैसी है, उसकी माँ। राजू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। क्या कहानी का यह हुक राजू के ध्यान को पूरी तरह खींच लेगा? स्नेहा ने शांत और आत्मविश्वास से कहानी सुनाना शुरू की। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जो 8 साल पहले एक बड़े शहर में रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उस बच्चे को लाल रंग की कार से खेलना बहुत पसंद था और उसकी माँ उसे एक खास लोरी सुनाती थी। राजू ने शांत होकर सुना। उसकी आंखें चमत्कार की तलाश में थी। स्नेहा आगे बढ़ी। एक दिन बच्चा मेले में खो गया। उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। माँ का दिल टूट गया। स्नेहा रुकी और राजू की आंखों में देखा। कुछ सालों बाद एक दयालु दादी को वह बच्चा एक स्टेशन पर मिला। दादी ने उसे प्यार से पाला। राजू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैडम, यह कहानी लगभग मेरी जैसी है। हाँ बेटा, स्नेहा ने कहा, यह कहानी तुम्हारी ही है। राजू हैरान होकर बैठा रहा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे माता पिता कौन हैं और वे मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? यह भावनात्मक सवाल स्नेहा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्नेहा ने गहरी सांस ली। यह अब फैसले की घड़ी थी। राजू, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लगातार ढूंढते रहे। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। राजू ने पूछा, और मेरी माँ, तुम्हारी माँ, वह कभी नहीं भूल पाई। स्नेहा की आवाज में अब सच्ची भावना आ गई थी। उसने वह फाइल खोली और राजू के बचपन की कुछ तस्वीरें उसके सामने रखी। तस्वीरों में वही चेहरा था, बस कुछ साल छोटा। राजू ने एक तस्वीर उठाई जिसमें वह लाल रंग की कार से खेल रहा था। यह तो मेरी कार है, राजू लगभग चिल्लाया। और यह गाना? स्नेहा ने कहा, हाँ, यह वही गाना है। राजू ने कहा, पर मेरी माँ कहाँ है? स्नेहा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी पर आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। राजू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह सीधा और भावनात्मक खुलासा था। राजू का शरीर अविश्वास से सिहर उठा। स्नेहा का दावा सुनकर राजू उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा अविश्वास था। 8 साल की सड़कों की जिंदगी ने उसे बहुत यथार्थवादी बना दिया था। यह झूठ है, राजू ने कहा। आप इतनी अमीर हैं और मैं एक भिखारी था। अगर आप मेरी माँ होती तो मुझे पहले क्यों नहीं पहचाना और मेरी तलाश में क्यों नहीं आई? स्नेहा ने शांत रहकर अपनी भावनाओं को काबू किया। राजू, यह वास्तविक है। मैंने तुम्हें तुम्हारी कार में देखा। तुम्हारी आंखें मेरे बेटे जैसी थी, पर मैंने तुम्हें उस समय नहीं पहचाना क्योंकि तुम बहुत बदल गए थे। भीख मांगते हुए बच्चा और 8 साल के पहले का बेटा, दोनों में बहुत अंतर था और मैंने तुम्हें तुरंत नहीं बताया। स्नेहा ने आगे कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे करीब आई ताकि तुम मुझे जान सको और विश्वास कर सको। यह शैक्षिक बात थी कि विश्वास बनाना कितना जरूरी है। विश्वास नहीं हो रहा। राजू ने सिर पकड़ा। आप करोड़पति हैं और मैं सड़क पर था। उसके दिमाग में 8 साल की यातना घूम रही थी।
स्नेहा ने उसे अकाट्य प्रमाण दिखाने का फैसला किया। स्नेहा ने उस फाइल से डॉक्टर का रिकॉर्ड और एक बचपन की धुंधली फोटो निकाली। राजू, स्नेहा ने कहा, यह देखो, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें इस कलाई पर चोट लगी थी? यह उसका निशान है। राजू ने अपनी कलाई को देखा। वह निशान अब भी थोड़ा धुंधला था पर था। स्नेहा ने डॉक्टर का रिकॉर्ड सामने रखा और यह उस समय के डॉक्टर का रिकॉर्ड है जिसमें निशान की जगह और साइज लिखा है। यह वास्तविक और मजबूत सबूत था। राजू की आंखें भर आईं। वह यह विरोध नहीं कर पा रहा था। वह सोचने लगा, अगर यह झूठ होता तो यह महिला इतनी विस्तृत जानकारी कहां से लाती? अब सुनो, स्नेहा ने कहा, जब तुम खोए थे तुम्हारे पास कोई सरनेम नहीं था, क्योंकि हम मानते हैं कि हर इंसान की अपनी पहचान होती है। और हाँ, उस समय तुम्हारे पास एक खास लॉकेट था। यह निर्देशों का पालन करते हुए एक और वास्तविक सबूत था। हाँ, राजू ने तुरंत अपने कुर्ते के अंदर से एक छोटा सा धातु का लॉकेट निकाला। वह थोड़ा मुड़ा हुआ था। यह मेरे पास हमेशा से है। दादी ने कहा था इसे कभी मत छोड़ना। स्नेहा ने खुशी के आंसू बहाए। वह लॉकेट जो खास तरीके से बनाया गया था, स्नेहा के बेटे के सुरक्षा के लिए था। स्नेहा ने कहा, राजू, इस लॉकेट को खोलो। राजू ने थोड़ा संघर्ष किया, पर जब लॉकेट खुला तो उसके अंदर एक छोटी सी जगह में स्नेहा और उसके पति की एक बहुत छोटी सी फोटो लगी थी। यह फोटो स्पष्ट थी क्योंकि यह एक खास पेपर पर छपी थी। लॉकेट के अंदर अपने माता पिता की तस्वीर देखकर राजू अवाक रह गया। यह अंतिम सबूत था जिसने सारे संदेह मिटा दिए। राजू का मन और दिल अब एक साथ थे। उसने उस तस्वीर को देखा, फिर स्नेहा को देखा। वही आंखें, वही चेहरा, बस कुछ ज्यादा थका हुआ। राजू की आंखें आंसुओं से भर गई। ये खुशी और दर्द के आंसू थे। वह दौड़कर स्नेहा के पास आया और उन्हें गले लगा लिया। यह भावनात्मक कनेक्शन था जो 8 साल की दूरी के बाद फिर से जुड़ रहा था। माँ, उसने पुकारा। यह आवाज 8 साल पहले से दबी हुई थी। माँ और बेटे का यह मिलन शांत और गहरा था। कोई बड़ा शोर नहीं, बस खामोशी में बहते आंसू। स्नेहा ने अपने बेटे को कसकर पकड़ा और फिर कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला बेटा। हर रोज हर पल मैंने तुम्हें याद किया। अब सब ठीक हो जाएगा। राजू ने कहा, मैंने भी आपको याद किया माँ। वह लोरी, वह हमेशा मेरे दिमाग में थी। स्नेहा ने राजू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मेरी वीआईपी लाइफ स्टाइल मुझे सड़क की सच्चाई से दूर रखती थी। यह शैक्षिक पल था कि दौलत भी कभी कभी सच्ची खुशियों से दूर कर देती है। राजू ने कहा, नहीं माँ, आप मेरी माँ हैं। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। दादी ने मुझे मेहनत करना सिखाया। सड़कों पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। वह मेरा अतीत था और मैं उसे नहीं भूलूंगा। स्नेहा ने गर्व से अपने बेटे को देखा। 8 साल के संघर्ष ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया था। अब उन्हें अपने परिवार और दादी के भविष्य के बारे में सोचना होगा। स्नेहा और राजू ने शांत मन से एक दूसरे से बातें की। राजू ने अपनी दादी के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की। स्नेहा ने राजू से कहा, बेटा, दादी ने तुम्हें नया जीवन दिया है। वह हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम एक बड़ा नया परिवार बनाएंगे। राजू बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि दादी ने उसे प्यार दिया है और वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। यह शिक्षात्मक पहलू था कि संबंध केवल खून के नहीं बल्कि प्यार और देखभाल के भी होते हैं। स्नेहा ने अपने वीआईपी जीवन को संतुलित करने का फैसला किया। वह अब भी सीईओ रहेगी, पर उसका पहला ध्यान अपने बेटे और उसकी शिक्षा पर होगा। उसने राजू से पूछा, बेटा, तुम आगे क्या करना चाहते हो? राजू ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, मैं मेहनत करूंगा। मैं उस शिक्षा का उपयोग करूंगा जो आपने मुझे दी है। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह हैं। यह भावनात्मक और शिक्षात्मक लक्ष्य था। कुछ हफ्तों बाद स्नेहा की वही वीआईपी कार उस सिग्नल पर रुकी, लेकिन इस बार यह कोई करोड़पति महिला और भीख मांगने वाला बच्चा नहीं था। कार के अंदर स्नेहा और राजू एक साथ बैठे थे। राजू अब साफ सुथरे कपड़ों में किताबें पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। जब कार रुकी तो राजू ने मुस्कुराकर वहां देखा। उस जगह पर अब कोई बच्चा भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि पास में एक छोटा सा शिक्षा केंद्र खुल गया था, जिसे स्नेहा और राजू ने दादी की मदद से शुरू किया था। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सड़क की जिंदगी नहीं भूलनी है। यह शिक्षा है। स्नेहा ने गर्व से अपने बेटे को देखा। हाँ बेटा, तुम अब करोड़पति के बेटे नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान के बेटे हो। स्नेहा ने महसूस किया कि
अब उसकी वीआईपी कार सिर्फ दौलत की निशानी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की निशानी थी, एक वास्तविक, भावनात्मक और शिक्षात्मक यात्रा का प्रतीक, जिसने एक माँ और बेटे को 8 साल बाद मिलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि प्यार और मानवीय संबंधों में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।